हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल क्रोमा फिजिक्स में। आज की जो हमारी क्लास है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोस्फीयर एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन निकालने का, और उसके निकालते निकालते हम कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। इससे पहले की जो क्लास है उसमें हमने निकाला था सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट और डिस्क। आज की जो क्लास है वो है होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का। तो पहले मैं निकालता हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोस्फीयर। बहुत ध्यान से देखना है एक इस कंसेप्ट को और डेरिवेशन को। हमारा जो आज का पहली क्लास है सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोस्फीयर निकालना है। डेरिवेशन बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो कॉम्प्लिकेट करके बनाए जाते हैं, अगर हमें डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम क्या करते हैं उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट तो हमें याद रखना ही है, लेकिन डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखना है, तो बहुत ईजिली करेंगे हम, जल्दीबाजी नहीं, आराम से डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले बनाता हूँ मैं होलोस्फीयर। होलोस्फीयर क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम सपोज देखो ये क्या है, ये हमारे पास ये है डब्बा है। इसमें होलोस्फीयर में क्या होगा कि अंदर से जो मटेरियल होता है, देखो आपको अंदर से जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, पूरा खाली होता है, और सरकमफ्रेंस पे ही सारा का सारा मटेरियल होता है। जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो कहाँ होता है, सरकमफ्रेंस पे, और अंदर जो होता है ये क्या होता है, खोखला। तो अगर देखो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है इस वाले पूरे पोर्शन का, तो मैं क्या करूँगा, एक देखो यहाँ पे एक रिंग को कंसीडर करूंगा। ऐसे इस चारों तरफ से एक रिंग को कंसीडर कर सकते हैं हम, डिस्क नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि रिंग क्या होता है, रिंग में जो मास होता है, देखो रिंग को कंसीडर कर, जो रिंग में मास होता है वो कहाँ होता है, खाली सरकमफ्रेंस पे, और अंदर क्या होती है, वो खाली होती है। तो इसका डेरिवेशन निकालने के लिए, होलोस्फीयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिंग को कंसीडर करेंगे, तभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस बॉडी है, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूस बॉडी का डेरिवेशन निकालने के लिए हम एलिमेंटल पार्ट को कंसीडर करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। अच्छा अब देखो होलोस्फीयर, ये सपोज हमारे पास है एक होलोस्फीयर, ये इसका है सेंटर ओ, ये वाई एक्सिस मैंने कंसीडर कर ली, और ये हो गया भाई एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो अंदर से ये क्या है, खोखला है, और जो टोटल मास है वो कहाँ है, सरकमफ्रेंस पे। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ, एक रिंग को कंसीडर करता हूँ ऐसे। ये रंग पीछे भी जा रही है, यहाँ दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन ये पीछे से घूम के आ रही है। ठीक है, अब देखो ये रिंग है, ये यहाँ से सपोज इसकी सेंटर से डिस्टेंस है y, जो रिंग का ये सेंटर हो गया, ऐसे घूम के आ रहा है ना, तो ये रिंग का सेंटर हो गया ये। अब मैं यहाँ से इस वाले पोर्शन को मिलाता हूँ, ऐसे मिला दिया। ठीक है, इस एंगल को हमने लेट कहा थीटा, इस एंगल को क्या कह दिया, थीटा, और ये वाला अंदर वाला एंगल ये क्या हो गया, डी थीटा। ठीक है, तो ये बताओ जो ये वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये होगी आर डी थीटा। अगर मैं इसको बाहर बनाऊं, इस वाले पोर्शन को, इसको नाम दे दो ओ ए बी। तो अगर मैं ओ ए बी को बनाऊं, यहाँ ओ ऐसे है, ए बी, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, और ये एंगल वाला कितना है, डी थीटा। एंगल क्या है ये, डी थीटा। ठीक है, और ये जो डिस्क है इसका जो मास है वो m है, और रेडियस क्या है, r। इस जो एंटायर होलोस्फीयर है इसका जो मास है वो कैपिटल m है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल r है। तो ये भी r हुई, ये रेडियस हुई ना, तो ये भी क्या हुई, r, ये r हुई। तो हम जानते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी, r डी थीटा। तो r डी थीटा क्या हो गया हमारी, ये आर्क ए बी। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो रिंग है, रिंग की ये रेडियस है, इस रिंग को अगर मैं यहाँ बाहर ड्रॉ करूँ, देखो ऐसे मैंने कर लिया, ऐसे कंसीडर। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट, इसको नाम कहती हूँ मैं O1। O1 क्या है, सेंटर ऑफ द
किसका, रिंग का, जो एलिमेंटल पार्ट हमने रिंग का कंसीडर करा है O1। अब अगर इसी डायग्राम को देखो, इसको प्लॉट करूँ मैं यहाँ, ये कैसे है, ये वाली एक्सिस हो जाएगी, ये वाली OO1, फिर इसको हमने ऐसे मिला रखा है, ऐसे, ये तो RD थीटा हो गई, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये इसकी जो विड्थ हो गई वो RD थीटा, ये वैल्यू कितनी है R, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है Y, ये वैल्यू यहाँ से O से O1 की हाइट क्या है, मतलब सेंटर ऑफ किसका, होलो स्फीयर से सेंटर ऑफ रिंग का डिस्टेंस जो है वो क्या है Y, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है R, ये एंगल कितने हैं D थीटा, और ये कितना है थीटा, तो ये क्या है एलिमेंटल पार्ट, इसको एलिमेंटल पार्ट का नाम क्या है, ये रिंग है, ये एलिमेंटल पार्ट को हमने कंसीडर कर रखा है रिंग, ठीक है। अब m इज द टोटल मास ऑफ द होलो स्फीयर एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस वन होलो स्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो मास ऑफ निकालना है एलिमेंटल पार्ट, मास ऑफ द एलिमेंटल पार्ट क्या होगा, देखो मास, पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या होगा भाई, m अपॉन में, ये होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर का बताओ एरिया क्या था, अगर ये फुल होता पूरा होल तो होता क्या 4πr² होता, अगर ये हाफ ना होता, अगर पूरा होता 4πr² होता, लेकिन होलो स्फीयर का ये क्या है आधा पोर्शन, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ 2π, रेडियस कितनी है इसकी r, तो 2πr², मास पर यूनिट एरिया इस होलो स्फीयर का कितना आ गया m अपॉन में 2πr²। अच्छा, अब मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ रिंग, जो एलिमेंटल पार्ट है ये रिंग, इसका मास क्या होगा, पहले क्या लिखूंगा मैं, मास पर यूनिट एरिया m अपॉन में 2πr², फिर इसका एरिया, किसका एरिया है, इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया, तो इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया देखो क्या होगा, इस एलिमेंटल पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा 2π, क्या होगा 2πr², बताओ भाई क्या होगा, 2πr² होगा या 2πr, पहले क्या निकाल लिया मैंने, इसकी 2πr सर्कमफ्रेंस हो गई और इसकी ये विड्थ हो गई, विड्थ कितनी है RD थीटा, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो इस एलिमेंटल पार्ट का क्या निकालना मुझे, एरिया, तो इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया निकालने के लिए ये अंदर वाले की रेडियस कितनी है R, ये रिंग है रेडियस R, ये Y, तो R की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो R इजिकल टू क्या आएगी, ये R है, ये एंगल थीटा है, तो R इजिकल टू क्या होगा, ये थीटा है, ये वाला पोर्शन O1 क्या होगा कोसाइन वाला और ये साइन वाला, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा R साइन थीटा, और Y इजिकल टू क्या हो जाएगा R कोस थीटा, ये समझ में आया होगा आपको, दोबारा से देखो जाए तो इस वाले अगर को मैं कंसीडर करूँ, किसको देखो O1 एंड दिस A, अगर इस वाले को ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वाला क्या होता है साइन कंपोनेंट, और ये थीटा के साथ वाला कोसाइन कंपोनेंट, ये रेडियस R हो गई, तो y इक्वल टू R कोस थीटा एंड R इक्वल टू R साइन थीटा। तो मास ऑफ द रिंग क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का मास निकाल लिया हमने होल स्फीयर का, और इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, रिंग का पहले मैंने निकाला सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, क्योंकि इसकी रेडियस जो है रिंग की क्या है R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। इसके बाद इसकी जो विड्थ कितनी है RD थीटा, ये जो विड्थ कितनी है RD थीटा, बस अब कुछ नहीं रहा। मास ऑफ द रिंग दोबारा देखो, मास ऑफ रिंग कितना आ जाएगा भाई, मास ऑफ द रिंग कितना आ जाएगा, m अपॉन में 2πr², m अपॉन में 2πr² इंटू 2π स्मॉल r की वैल्यू रख दो, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है r साइन थीटा इंटू RD थीटा इक्वल्स टू, अब देखो 2π एक r ये r² बना देंगे, इस r² से ये इसको उड़ा दिया भाई, तो क्या बचा m
साइन थीटा डी थीटा, m साइन थीटा एंड डी थीटा। ध्यान से देखो, m अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर था, 2 पाई से 2 पाई उड़ा दिया, आर स्क्वायर से ये दोनों आर स्क्वायर कैंसिल, ये सारा पोर्शन कैंसिल, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा और ये m। तो मास ऑफ द रिंग कितना आ गया मेरा, m साइन थीटा डी थीटा। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी, इसका सेंटर ऑफ जो मास है वो कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन में डी एम, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमें कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होलो स्फीयर वाई। देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एम, वाई इंटू डी एम, डी एम की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ द रिंग, ये मास ऑफ द रिंग को हमने क्या कह दिया, डी एम, स्मॉल एलिमेंटल मास का डी एम, डी एम की वैल्यू कितनी है, एम साइन थीटा एंड डी थीटा। देखो वाई वाई वाई, जहाँ से वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, तो वाई इंटू डी एम, ये आ गया वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इक्वल्स टू, अब देखो y की वैल्यू रखता हूँ मैं, y की वैल्यू क्या है, r cos थीटा रख सकते हैं भाई, यहाँ से r cos थीटा रख दिया, लो m sin थीटा एंड d थीटा अपॉन में dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m, क्योंकि जो मास है dm, ये टोटल मास को हम इंटीग्रेट करेंगे dm को, इस वाले पोर्शन इसके dm को मास को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल होलो स्फीयर का मास आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या रख दिया, m इज द मास ऑफ द होलो स्फीयर। अब जो इसकी लिमिट होगी, अब देखो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, डी थीटा की, देखो अगर ये रिंग यहाँ पे आ जाए इस वाले पोर्शन पे, तो देखो डी थीटा कहाँ जाए, ये कैसा हो जाएगा, ये जो रिंग है यहाँ पे आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पोर्शन पे आएगा तो ये लाइन पूरे ऐसे आ जाएगी, ये इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी, तो ये वाला पोर्शन ना, देखो डी थीटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0, क्योंकि ये दोनों लाइन, अगर ये लाइन एक साथ मिल गई, ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई इसके साथ, तो ये रिंग कितना एंगल बनाएगी, 0। इसी तरह जब ये वाला ये जो रिंग है, जब ये फैल के यहाँ पे आ जाएगी, तो देखो ये वाला जब ये जो रिंग है, यहाँ पे जो रिंग है, अब ये जब फैल के यहाँ पर आ जाएगी इस वाले पोजीशन पे, तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, तो ये एंगल इस वाले के साथ कितने बनाएगी, π/2, मतलब कितना, 90 डिग्री। दोबारा से देखो इसी को, लिमिट को कैसे देखना है, देखो जब ये रिंग है, अगर यहाँ सर्कमफ्रेंस पे आए, तो ये वाली जो लाइन है और ये लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब ये रिंग एक्सटेंड होके ऐसे पूरा एक्सटेंड होके यहाँ से ऐसे करके, देखो यहाँ से ऐसे, जैसे सर्कमफ्रेंस से एक्सटेंड करते नीचे आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी फिर ऐसे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो ये रिंग पूरे में आएगी, ना कि यहाँ पर खाली, पूरे में आएगी, चाहे इस लाइन को ऐसे नाप लो, चाहे इस लाइन को यहाँ से इसके साथ ऐसे नाप लो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक वेरी करेगी, π/2 से, तो ये जो रिंग है थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू π/2 तक पूरे इंटायर होल स्फीयर को कवर कर लेगी। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन करना और प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। इक्वल्स टू, अब क्या करो, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, mr कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया हमने भाई, m और r हैं बाहर, m और r हैं बाहर, इंटीग्रेशन अपॉन में ये m है, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, ये क्या है, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, अब देखो हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसा तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा है, लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही कर दिया डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है भाई, क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, इस m से m को उड़ा दो, क्या बचा, r/2, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, साइन 2 थीटा। तो लिखते हैं आगे,
वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं हम ना। वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/2 m सब हो गया गायब, r/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 तक। इसको क्या लिखूंगा मैं, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा की जगह, 2 sin थीटा cos थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, sin 2 थीटा। अच्छा, अब sin थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। देखो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू r/2। और इसका जो इंटीग्रेशन होएगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डी थीटा भी है ना, सॉरी डी थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ गया, माइनस कोस 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो डी थीटा के साथ यहाँ 2 थीटा है, तो अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2, 0 से लेके कहाँ तक हो गया, π/2 तक। ये आपको समझ में आ गया। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ जब 2 लगा देते हैं तो अपॉन में भी 2 आ जाता है। अब क्या करा, ये 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो गया, ये माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस r/4, ये माइनस यहाँ 2 मल्टीप्लाई आ गया 4, बचा क्या अंदर, कोस 2 थीटा, लिमिट 0 से लेके π/2 तक की। बस लिमिट रखो और अपना आंसर लो। इक्वल्स टू माइनस r/4 इंटू कोस, पहले अपर लिमिट 2 थीटा की जगह रखनी है, कितनी होगी, π/2 माइनस कोस 2 थीटा की जगह 0, थीटा की जगह ये 0 है ना, माइनस r/4 इंटू, देखो 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और ये माइनस लगा दिया मैंने, कोस 0 की वैल्यू 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 करते हैं भाई कितना आता है 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये माइनस ये वाला है, इक्वल्स टू माइनस r/4 इंटू -1 -2, इस माइनस क्या बना देंगे ये प्लस, और 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये r/2। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया इसका, r/2। अगर ये इसकी रेडियस यहाँ से देखो, ये जो रेडियस है इसकी रेडियस r है, तो हाफ पर कहीं पर अगर ये r/2 है, तो यहाँ पर इसका जो पूरा होलो स्फीयर है उसका जो टोटल सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द होलो स्फीयर विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। ये हमने क्या करा है, डेरिवेशन से देख लिया है। ये सबको आशा करता हूँ मैं सभी को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका ये रिजल्ट हमें याद रखना है r/2। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो r/2 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे, क्योंकि देखो जो मास है इधर भी उतना ही है और इधर भी है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास तो ओरिजिन पे होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ मास कहाँ होगा, r/2 पे। इसको देखो हमने कैसे करा, एक होलो स्फीयर कंसीडर करा पहले, इस पर एक रिंग कंसीडर करी, ठीक है, रिंग की यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r हो गई, ये d थीटा, ये एंगल थीटा, इसकी r की वैल्यू निकाली r/d थीटा, ये रेडियस इसकी हो गई कितनी, रिंग की रेडियस r की वैल्यू r sin थीटा, और ये वाले ट्रायंगल को मैंने कंसीडर करा, और ये कितना हो गया r cos थीटा, तो y की वैल्यू आ गई r cos थीटा, एंड r की वैल्यू हो गई रेडियस ऑफ द रिंग की r sin थीटा। फिर मैंने क्या निकाला, मास ऑफ द रिंग, जिसको हमने क्या कह दिया dm, ये क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया निकाला हमने, मास पर यूनिट एरिया निकाला इसका होलो स्फीयर का, और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके एरिया से, रिंग के एरिया से। रिंग का एरिया क्या होगा भाई, इसका सर्कमफ्रेंस और विड्थ, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी 2πr, या अंदर वाले का 2πr हो गया, रेडियस ऑफ द रिंग r है, और r/d थीटा, इसकी विड्थ कितनी है r/d थीटा, ये वैल्यू r/d थीटा विड्थ है, r/d थीटा। तो हमने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और वैल्यू क्या थी m sin थीटा d थीटा। फिर इसके बाद क्या करा हमने, y dm वाला ये वाला कंसेप्ट लगाया, और इंटीग्रेशन करके पूरा ये इंटीग्रेशन प्रोसीजर करा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई r/2। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, होलो स्फीयर का r/2 डिस्टेंस पे। इसको बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और हम करते हैं आगे। सेंटर ऑफ मास निकालना है सेकंड वाली बॉडीज का, जो कि क्या है, सॉलिड स्फीयर। मैं इसको बताता हूँ, रिजल्ट याद रखना हमें कितना आता है होलो स्फीयर का r/2 पे।
डेरिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम इससे कोरिलेट कर पाते हैं, इसलिए डेरिवेशन करना ज़रूरी है। रिजल्ट तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ, क्या करना है, सॉलिड स्फीयर का निकालना है। होलो की जगह यहाँ कर दो खाली सॉलिड, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में जो टोटल मास है वो क्या होगा, जैसे इसको ये देखो बंद होगा या अंदर भी मास होगा, टोटल अंदर भी मास होगा और सरकमफ्रेंस पे होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें रिंग को कंसीडर कर रहा था, यहाँ डिस्क कंसीडर करेंगे। जब डिस्क देखो, डिस्क 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 ऐसे डिस्क होंगी ना बहुत सारी, जब डिस्क आपस में मिलेंगी तो क्या बना देंगे वो, सॉलिड स्फीयर। क्या करेंगे, जब ये डिस्क आपस में ऐसे 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 रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक, इसको डिस्क, इसके ऊपर डिस्क, इसके ऊपर डिस्क, इसके ऊपर डिस्क, ऐसे बहुत सारे डिस्क रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर। अब मुझे उसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ये सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं पहले। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो गई, वाई कोऑर्डिनेट, और ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैं क्या करूँगा, अभी देखो हमने क्या इसको करा है, डिस्क कंसीडर, ये रिंग नहीं है डिस्क है, ये डिस्क कंसीडर करा हमने ऐसे, डिस्क को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्या बनाएगा, सॉलिड स्फीयर। ये सेंटर हो गया इसका, किसका, डिस्क का, और ये सेंटर हो गया सॉलिड स्फीयर का, इसको नाम दे दिया मैंने ओ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो आर है, एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये मान के चलना है। एम इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, कंटिन्यूअस बॉडीज है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है वाई, ये कितनी हो गई, वाई, ठीक है, ये वाई की हो गई और यह आर हो गई। अगर मैं इसको डायग्राम को देखो, O1 इज द सेंटर ऑफ द डिस्क, O1 इज द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड O इज द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। इसको हमने ऐसे मिला लिया, ये आर, ये वाली वैल्यू आर हो गई, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, देखो वाई, यहाँ से यहाँ तक के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, वाई, ये कितनी हो गई, कैपिटल आर। तो हम जानते हैं कि देखो ये 90 डिग्री होगा, तो आर स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर होगा, बताओ, आर स्क्वायर इजकल टू होगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है भाई। तो वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, एक बार दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर किसके होगा, आर स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मास ऑफ द मैं क्या निकालूंगा, डिस्क, मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ द डिस्क, हाँ डिस्क ही कहेंगे इसको ना, एलिमेंटल पार्ट जो है डिस्क और एलिमेंटल पार्ट, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो मास अपॉन में एरिया नहीं लिखेंगे आपके, क्योंकि जो मास है वो अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है किसका, पूरे का, लेकिन ये आधा है तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये तो क्या गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। अब इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया इसका, डिस्क का एरिया, और क्या निकालेंगे, ये वाली वैल्यू सपोज ये जो हाइट है, ये हाइट होगी ना, इसको हमने क्या कह दिया, dy, इसको हमने क्या कह दिया, dy।
dy इज द विड्थ, dy इज द विड्थ और हाइट ऑफ द डिस्क, हाइट ऑफ डिस्क, dy इज द हाइट और विड्थ ऑफ द डिस्क। ये समझ देखो दोबारा से, ये सॉलिड स्फीयर है, मैंने एक डिस्क कंसीडर करा, ये पीछे से भी आ रही होगी, तो डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे तो सॉलिड स्फीयर का गठन हो जाएगा, मतलब निर्माण होगा। O इज द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, O1 इज द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये R हो गया और ये डिस्टेंस हो गई y, ये वाली। अब इसको हमने यहाँ पे डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, तो r स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इजकल प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर को इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। मास ऑफ द डिस्क और इस वाले का मास निकालना है, तो क्या निकाला मैंने, मास पर यूनिट एरिया पहले किसका, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर का मास पर यूनिट एरिया निकाला, फिर इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया, और विड्थ कितनी है dy, तो ये आ गया हमारा। आगे देखते हैं, इसको हमने क्या कह दिया, मास ऑफ द डिस्क को dm। तो dm की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो ये 3 को ऊपर ले जाओ तो आ गया 3m अपॉन में 2 पाई आर क्यूब, 3m अपॉन में 2 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी वाई, 2 पाई आर स्क्वायर डी वाई। देखो 2 पाई से 2 पाई को उड़ा दिया हमने, 2 पाई से 2 पाई उड़ गया। अब कितना बचा यहाँ, 3m अपॉन में 3m अपॉन में 2r क्यूब, 3m अपॉन में 2r क्यूब, यह आ गया इंटू आर स्क्वायर डी वाई, आर स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 3m अपॉन में 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर की जगह, देखो आर स्क्वायर की जगह में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दो, तो आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देखो इस आर की स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई ऐसे 3m अपॉन में 2r क्यूब एज इट इज। ये क्या है dm। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसका निकालने का, देखो कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन में dm। y जो ये डिस्टेंस है डिस्क की, कहाँ से, इसके सेंटर से, इसके डिस्टेंस को y कह दिया हमने, भाई इसकी हाइट लेंगे ना, y इंटू dm इसका मास अपॉन में dm, इस वाले मास को इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो y dm अपॉन में dm। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y आ गया, dm की वैल्यू ये रख दो, dm की वैल्यू कितनी है 3m अपॉन में 2r की क्यूब, 3m अपॉन में 2r क्यूब, ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन में, देखो अपॉन में क्या बचा, dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो ये हम रख दिया हमने। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया हमने, कांस्टेंट कितना देखो इसमें 3m अपॉन में 2r क्यूब, 3m अपॉन में 2r क्यूब, 3m अपॉन में 2r क्यूब, अंदर क्या बचा y, 3m अपॉन में 2r क्यूब बाहर आ गया, y और आर स्क्वायर, y को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा देखो आर स्क्वायर वाई, आर स्क्वायर वाई, आर स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब और डी वाई। देखो इस वाई से मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, तो आर स्क्वायर वाई और यहाँ क्या हो जाएगा वाई क्यूब, और ये डी वाई रख दिया, और ये m नीचे वाला है इसको रख दिया इधर, इस m से इस m को उड़ा दिया भाई, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन। अब इसकी जो लिमिट है वो देख लो, y की जो लिमिट है dy है, ये कहाँ से कहाँ तक है। अगर ये जो डिस्क हमारा यहाँ पर आ जाए, डिस्क अगर यहाँ पे आ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और अगर ये डिस्क यहाँ पहुँच जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द डिस्क, तो मतलब रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो y लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके कैपिटल R तक। दोबारा से देखते हैं, जैसे ये y है, y द डिस्टेंस ऑफ द डिस्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर।
अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो डिस्क है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर डिस्क यहाँ पर पहुँच जाए तो y की वैल्यू हो जाएगी r, तो यहाँ से जब यहाँ पे पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाएगी तो ऐसे ऐसे करके ये पूरे इंटायर सॉलिड स्फीयर को कवर कर लेगी, मतलब डिस्क। तो लिमिट कहाँ से आ गई, 0 से लेके r तक। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है और रिजल्ट का आनंद लेना है। कितना हो गया देखो, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ, पहले ये लिख लो कितना है 3/2r³। क्या बचा, 3/2r³। देखो m से m कैंसिल हो गया, 3/2r³। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके r² y माइनस y³ एंड dy। हम इंटीग्रेशन जानते हैं x की पावर n dx का। इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो बस -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो बस -1 ना हो, तो यहाँ तो -1 है नहीं। तो अब करो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 3/2r³ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो r² तो कांस्टेंट है, y का dy के साथ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y²। क्या हो जाएगा, y² माइनस ये y की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, y की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाता है एक, देखो x की पावर n है तो n+1 मतलब एक ऐड हो जाता है, यहाँ y था तो एक ऐड हो गया तो 2 हो गया y²। ठीक है, ये क्या हो गया, y² अपॉन में 2 भी आएगा ना, कितना हो गया y² अपॉन में t अपॉन में y की पावर 4 अपॉन में 4। और लिमिट कहाँ से आ गई, 0 से लेके कहाँ तक, r तक। देखो लिमिट रखो अब 3/2r³, लिमिट रखता हूँ भाई मैं। देखो r², पहले ये वाले अपर लिमिट r² ये हो गया, इसकी जगह क्या रखा मैंने, y की जगह r, तो ये r² अपॉन में 2 है ही, माइनस y की जगह r की पावर 4 अपॉन में 4। अपर लिमिट रख दिया माइनस, लोअर लिमिट अगर देखो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 पूरा 0 बना देगा, -0 ये भी 0 हो जाएगा। लिमिट रख दी हमने इक्वल्स टू 3/2r³ इंटू। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4 अपॉन में 2 माइनस क्या हो जाएगा, ये r की पावर 4 अपॉन में 4, ये तो कैंसिल हो गया, 0 0 आ गया। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, और देखो आगे 3/2r³ इंटू 3/2r³, r की पावर 4 को बाहर निकाल लो, निकाल लिया लो, इंटू ये क्या बचा 1/2 माइनस 1/4। देखो 1/2 माइनस 1/4 बचा, इसको सोल्व करना है तो कितना आएगा, अगर यहाँ पर 2 रख दो ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा 2 - 1 बाई क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ अंदर वाला पोर्शन कितना आ गया 1/4। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो 3/2r की पावर 3 है, 3/2r की पावर 3 है, r की पावर 4 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ क्या बचा 1/2 और 1/4, 1/2 दोबारा से 1/2 1/4। तो बेस को सेम बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ 4 हो गया, तो बेस सेम हो गया, 2 - 1 कितना हो गया 1 और 4 आ गया, तो 1/4 आ गया। अब क्या हुआ, r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल, तो क्या कितना r बचेगा, एक r बचेगा, कितना r बचेगा, एक r बचेगा, 3r अपॉन में 4 में 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। देखो r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल, तो r बचा 3r अपॉन में 4 दूनी 8। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कहाँ होगा, ये तो ओरिजिन पे ही होगा। तो ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन। एक बार दोबारा से देखो, ये सॉलिड स्फीयर है, डिस्क के ऊपर हम जब डिस्क रखते जाएंगे
तो क्या बना देगा, सॉलिड स्फीयर को। तो ये O1 डिस्क का सेंटर था, एलिमेंटल पार्ट जो डिस्क है उसका सेंटर, यहाँ से R कह दिया, और ये तो Y है, ये Y है, और ये R है। R इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, एम इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये हम जानते हैं। अब अंदर मटेरियल भरा हुआ है तो इसलिए वॉल्यूम निकालेंगे, आधा है तो आधे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब पूरे का होता है सॉलिड स्फीयर का, आधे का तो 2/3 पाई आर क्यूब पर यूनिट, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका पहले एरिया निकाला 2πr², और इसकी जो विड्थ है मैंने मान ली dy, ये क्योंकि हाइट पर रखी डिस्क, क्योंकि ऐसे ऐसे रखी है ना, तो इनके बीच के जो ऊपर है, ऊपर जा रही है, तो उनके बीच की जो हाइट है वो कितनी है, dy। तो इसको हमने पूरा सोल्व करा था, फिर इसके बाद क्या करा, डेरिवेशन, और डेरिवेशन जब करा तो रिजल्ट हमारा आ गया 3r/8। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 3r/8 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो आज की क्लास हमारी बच्चों यहीं पे समाप्त होती है। दोनों डेरिवेशन हमने कर लिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ होल स्फीयर का और सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर का, और अच्छे से आपको शायद डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जब तक मिलते हैं, तब आप अपनी फैमिली और अपने आप का बहुत बहुत ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।